आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे ये वीडियो हमारी फाइनल वीडियो हो जाए, क्योंकि लेंथ को भी ध्यान में रखना पड़ता है और आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि आप सभी भाई बंधु मित्र जो भी हैं अपना जो कमेंट है, लाइक है, सब्सक्रिप्शन है, उसको थोड़ा तेज गति से करें। एक्चुअली जो कमेंट होता है ये हमारे लिए एक हर एक यूट्यूबर हमारे लिए क्या हर एक यूट्यूबर के लिए एक एनर्जी का काम करता है। ठीक है, तो सबसे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। कुछ पॉइंट हैं जैसे रेडियो धर्मी संदूषण है, यानी कि रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन है। ये क्या है? देखो दोस्तों, जैसे कि आपको सामने बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मी प्रदूषण के बारे में। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण है क्या? जैसा आज के टाइम में पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा विश्व जो है, उसकी मानव जाति और जीव जंतु के जीवन के लिए एक खतरा बन गया है। ये एक रेडियो एक्टिव जो विकिरण होता है उनके द्वारा होता है। प्रकृति में मिलने वाले कुछ तत्व या उनके कुछ ओरस यानी कि अयस्क ऐसे होते हैं जो अपने खुद स्वयं अपने भीतर कुछ विशेष प्रकार के विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं। ये विकिरण अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के होते हैं और इनके गुण भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बात करूं ये बताए हैं अल्फा, बीटा, गामा, इनमें जो सबसे तेज गति होती है वो होती है गामा किरणों की। जो गामा विकिरण है उनकी सबसे ज्यादा होती है। अब ये सोच के चलो आप, 15 सेंटीमीटर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर कितना होगा जी? इतना जितना मार्कर हमने ले रखा है, इतनी मोटी एक इस्पात की चादर। इस्पात एक ऐसी धातु है जिस पर ना तो जंग लगता है ना वो गलती है, उस पर भी ये भेद देती है, उसको भी भेद देती है। इतनी हाई स्पीड होती है इसकी गामा किरणों की। ठीक है, और ये जो वायुमंडल है इसमें प्रवेश करके वहां पर जो उपस्थित गैस हैं उनका आयनन कर देती है, यानी कि उनमें छिद्र कर देती है। गामा विकिरण, रेडियो विकिरण जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक है और इसके जो तत्व हैं वो हमारी प्रकृति को बराबर नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा ऐसे तत्व हैं जो समस्थानिक प्राप्त किए जा सकते हैं जो रेडियोधर्मी का गुण प्रदर्शित करें। इस गुण को कृत्रिम रेडियोधर्मी कहा जाता है, आर्टिफिशियल कहा जाता है। और कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा के अच्छे स्रोत भी कह सकते हैं। देखिए, जितना नाभिकीय ऊर्जा है, इनके अच्छाइयाँ हैं, अच्छे स्रोत हैं, इतना ही इनका नुकसान भी है। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है इसके कितना बड़ा साइड इफेक्ट है कि भाई इतनी मोटी चादर को भी भेद देती है, ये इतना इसका खतरनाक है। तो यहाँ पर यही बताना है कि रेडियोधर्मी संदूषण जो है ये क्या है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। इसके नुकसान यही हैं कि मानव जाति के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दोस्तों, ये होता क्या है, अगर ये धरती पर, पृथ्वी पर गिरती है, जो रेडियो एक्टिव रेज हैं ये पृथ्वी पर आती हैं, तो ये 10% पार्ट जो है वो तो चला जाता है वायुमंडल में और 90% पार्ट रह जाता है पृथ्वी के अंदर। वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। जैसे कि मैं बता दूं कि वो जल के अंदर घुल जाता है, जल में मिल जाता है, जल को दूषित करता है और जो हमारे जलीय जीव हैं, मछलियां वगैरह, वो जो है मजबूर हो जाती है जहरीले पानी में रहने के लिए। आपको पता नहीं होगा कि लगभग 50,000 जो जातियां हैं पृथ्वी पर से प्रति वर्ष लुप्त हो रही हैं। ये
इसके कारण, ठीक है। और जो 10% जो रेडियो विकिरण पृथ्वी से ऊपर जाता है वो पृथ्वी की वायु को मतलब दूषित करता है। आपने देखा होगा पूरे विश्व ने झेला है इसको कि अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे और इसका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, शायद कभी अमेरिका ने भी ये नहीं सोचा होगा कि भाई इसका इतना नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है वहां पर आज भी अपंग बच्चे पैदा होते हैं, उनकी वहां की वायु में आपको जैसे बताया 10% विकिरण फैल जाता है और 90% पृथ्वी के अंदर हो जाता है। तो वहां की मिट्टी में इतना जहर है, आज तक बच्चे अपंग पैदा होते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये था हमारा रेडियो संदूषण। अगला पॉइंट है हमारा पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय और संधियां। इसी पॉइंट के अंदर पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय और संधियां यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी के अंदर ये भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा कि मानवीय पर्यावरण पर 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, ये जो टिप्पणी है ये भी इसी के अंदर में हम कवर करके चलेंगे। तो देखिए प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र ये कोशिश करता है कि भाई पर्यावरण सुरक्षित हो, सही हो और उसके विकास के लिए अनेक गतिविधियां करता है। हालांकि एक तरफ तो देश जो है, विकसित देश जो हैं वो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और विकास पर विकास किए जा रहे हैं और एक्चुअली हर किसी का अपना अपना मानना है, ठीक है। जो विकसित देश है वो तो ये मानते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण है ये विकसित होने के कारण हुआ है कि जैसे जैसे विकास होगा, क्योंकि विकास होगा तो इंडस्ट्री खुलेंगी, इंडस्ट्री खुलेंगी तो टेक्निक्स जो है वो इम्प्रूवमेंट होंगी। तो और गरीब देश ये सोचता है कि हमारी गरीबी का कारण क्या है, हमारी गरीबी का कारण ये है कि हम विकसित नहीं हैं। और विकसित देश सोचते हैं कि जो पर्यावरण है या मानव जाति को नुकसान का कारण क्या है कि हम विकसित हो गए हैं। तो इस पर जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने ये कहा था कि हर एक समृद्धशाली यानी शक्तिशाली देश चाहे विकास को पर्यावरण का विनाश का कारण समझे, हमारे लिए ये रहन सहन के पर्यावरण को सुधार करने और खाद्य सामग्री उपलब्ध करने, पानी, स्वच्छता, आश्रय का प्रबंध करने और रेगिस्तानों को हरा भरा करने एवं जो पहाड़ों हैं पहाड़ों को रहने योग्य करने का प्राथमिक साधन है। यानी कि कोई ये समझे कि भाई ये जो है इसके विनाश का कारण है या कुछ भी समझे, उन्होंने ये कहा था कि हमें लोगों को विकसित करना है, देश को विकसित करना है। विकास और पर्यावरण का एक्चुअली दोनों का पारस्परिक संबंध है। विकासशील देश भी विकास की प्रक्रिया में जो पर्यावरणीय परिणामों की अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए आवश्यक और गंभीर समस्या और विकास एवं पर्यावरण से जो कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित हुए हैं। जैसे एक बाह्य अंतरिक्ष संधि है 1967 के आर्टिकल 99 में है, ठीक है। बाह्य अंतरिक्ष संधि, ये थी बाह्य अंतरिक्ष संधि, ठीक है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 9 में है, ठीक है। 1967 के अनुच्छेद 9 है 1967 का, ये 1967 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। यानी कि समय समय पर अभिसमय या संधियां होना जो प्रत्येक देश एक दूसरे के हित में कार्य कर सकें, ये सारी चीजें वो हैं। हालांकि बहुत सारी संधियां हुई हैं, जैसे आणविक अस्त्रों के परीक्षण को निषिद्ध करना, ये 1963 में हुआ था कि भी कोई भी देश एक दूसरे पर आणविक शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा और परीक्षण नहीं करेगा, क्योंकि परीक्षण से भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लैटिन अमेरिका आणविक अस्त्रों की निषिद्ध संधि थी। आणविक अस्त्रों के गैर प्रसार की संधि 1968 थी।
तो ये कई सारी संधि थी। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों की घोषणा 1970, जिसे महासभा ने पारित किया था, का उल्लेख भी वांछनीय है। इस घोषणा में सामुद्रिक प्रदूषण को रोकने का प्रावधान शामिल है। ठीक है, चूंकि एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में जो 5 जून से 16 जून 1972 चला था। ठीक है, अब तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून से 16 जून 1972 तक चला, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कब से कब तक चला और उसके क्या कारण थे या क्या उद्देश्य थे। देखिए, इसका उद्देश्य यही था कि जो मानवीय पर्यावरण के विश्व स्तर पर संरक्षण और नियंत्रण की समस्याओं को हल करने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा प्रयास था जो स्टॉकहोम सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जो मेन बिंदु थे वो ये थे कि मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, मानवीय जो पर्यावरण है उसकी घोषणा क्या है, यानी कि जो इसका पहला भाग है, 2 भाग में विभाजित है। यो पहला भाग है, पहले भाग में मनुष्य की पर्यावरण के संबंध में सच्चाइयों की घोषणा, और दूसरा है कि 26 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक, जैसे सच्चाइयां हैं, सच्चाइयों से मतलब ये है कि मनुष्य और पर्यावरण का निर्माता या ढालने वाला दोनों ही है, और जो उसे शारीरिक रूप से जो जीवित रखता है या उसे बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करता है। यानी वो घोषणा जो पर्यावरण के संरक्षण पर, पर्यावरण के विकास पर बल देती है, वो सारी चीजें इसके अंदर थी। दूसरी बात इसमें ये बताई गई थी, जो दूसरा बिंदु था, मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य करने की योजना। चूंकि जो मानवीय पर्यावरण है उसके लिए जो निर्धारित प्रोग्राम्स हैं उनको चलाना, और पर्यावरण प्रबंधन तंत्र के कार्यकलाप हैं उनको चलाना, और इसके निर्धारण और प्रबंध के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्य हैं उनको सहायता पहुंचाना, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय उपाय करना। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका मुख्य बिंदु ये था कि जो संस्थागत तथा वित्तीय व्यवस्थाओं पर प्रस्ताव, मान ले जो इसके संरक्षण के लिए जो वित्तीय पोषण है या जो संस्थागत चीजें हैं उनके जो खर्चे हैं, जैसे एनवायरमेंटल फंड है, एनवायरमेंटल बोर्ड है, इन सब की व्यवस्था बना करके, और क्या कहते हैं कि इनको मतलब रिपोर्ट इनसे प्राप्त करना कि भाई अब क्या चल रहा है और पर्यावरण में कहाँ कहाँ कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, ये 54 सदस्यों की पर्यावरण प्रोग्राम की एक समिति बनी थी जो 3 वर्षों के लिए थी। ठीक है, और इसको जो है 15 दिसंबर 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रोग्रामों के लिए, जिसको हम कहते हैं UNEP। ठीक है जी, UNEP ये कहते हैं इसको। ठीक है, अगला बिंदु था इसमें विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा पर प्रस्ताव। यानी जैसा इस स्टॉकहोम सम्मेलन में तय किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, यानी कि इस दिन लोगों को पर्यावरण से संबंधित विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें जो है जागरूक किया जाएगा। अगली बात है आणविक अस्त्रों के परीक्षण का पर प्रस्ताव। जो आणविक अस्त्र हैं वो वायुमंडल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो उससे रिलेटेड जो प्रस्ताव हुए थे। दूसरी मुख्य बिंदु है कि दूसरा सम्मेलन बुलाए जाने पर प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में ये सिफारिश की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र सभा पहल करके मानवीय पर्यावरण पर द्वितीय सम्मेलन का आयोजन करे, ताकि लोगों को बताया जा सके इस विषय में। अगली बात है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही के लिए सिफारिशों को सरकार को प्रेषित करने के संबंध में निर्णय। यानी
जो हमारी गवर्नमेंट है, जो भी प्रत्येक राष्ट्र की गवर्नमेंट है, प्रत्येक राज्य की जो गवर्नमेंट है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आप तो जानते ही हैं कि राष्ट्रों को राज्य कहा जाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि प्रत्येक राज्यों को ये बताए कि जो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, प्रत्येक मुद्दा उसका स्पष्ट समाधान हो सके। जैसे सन 1972 के अंत तक ब्रिटेन में जो समुद्र था उसमें कूड़ा करकट और बहुत सारा अन्य ढेर सारा सामान अभी समय के प्रारूप के अनुच्छेद को स्वीकार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, क्योंकि वो समुद्र में इतना कूड़ा करकट बहाया जा रहा था जो कि उसको प्रदूषित कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992। ठीक है जी, ये जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, जो ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो। ठीक है, और ये सम्मेलन जिस डेट में हुआ था उस डेट का नाम था 3 जून 1992। इसमें प्रतिभाग लिया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भाग लिया था 182 देशों के प्रतिनिधि ने। और इस महासभा का या इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता की थी या जो महासचिव इस सम्मेलन के थे, महासचिव वो थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। तो ये इस सम्मेलन के महासचिव थे। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था इसका कारण क्या था, ये इसमें यह तय किया गया था कि पृथ्वी केवल एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका भाग्य हमारे हाथ में है। ठीक है, मनुष्य जाति अपने एकमात्र ग्रह की दुर्दशा कर रही है, इसकी दुर्दशा करने के जिम्मेदार भी हम ही हैं। ठीक है, लगभग 50,000 जातियां हर एक साल लुप्त हो रही हैं और 70 लाख हेक्टेयर जंगल, जो लगभग सऊदी अरब का कुल क्षेत्र है, हर एक वर्ष लुप्त हो रहा है। और 65 लाख टन कूड़ा कचरा प्रति वर्ष समुद्र में भेजा जा रहा है, फेंका जा रहा है, और 8.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष वातावरण को प्रदूषित करने के लिए छोड़ा जाता है। इससे समुद्री पक्षी घुट घुट कर और मछलियां जहरीले पानी में रहने को मजबूर है। सबकी सुरक्षा के लिए और वातावरण को, पर्यावरण को बचाने के लिए ये एक पहल थी, और इस पहल को प्रत्येक वर्ष जो है सुधार के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं सरकारों द्वारा। प्रत्येक प्रांत की, प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अपना अपना योगदान कर रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है भारत में शोर प्रदूषण संबंधी विधि। क्या है जी अगला पॉइंट? भारत में शोर संबंधी विधि। ठीक है, ये पॉइंट है जी हमारा अगला। एक हेरेल थे, उन्होंने कहा था कि शोर एक अनचाही ध्वनि है जो बाधा उत्पन्न करती है और औद्योगिक दशाओं में बहरापन उत्पन्न करती है। और विटलस ने कहा था कि शोर एक अप्रिय ध्वनि है। कहने का मतलब आप जानते ही हैं, आप सो रहे हैं, अचानक से हॉर्न की आवाज़ डॉ डॉ तो दिक्कत करेगी, है क्या नहीं? हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ निकल के जाती है, हॉर्न बजाते हैं, बड़ा बुरा सा लगता है, क्योंकि एक घंटे की वीडियो या 20 मिनट की वीडियो को तैयार करने में इतना टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार उसको रोकना पड़ता है। जो फ्लो पढ़ाने का बना होता है वो टूट जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे अब
रेल है, रेलगाड़ियों का ध्वनि है, ऑटोमोबाइल्स है, रेलगाड़ियाँ, रेडियो, माइक्रोफोन बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम जो कान में ईयरफोन लगाते हैं वो बड़ा नुकसान देता है। बहरेपन के लिए यही जिम्मेदार है, और कौन है। तो भारत में अभी तक शोर संबंधी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट ध्वनि प्रदूषण कानून नहीं बनाया गया है। हालांकि इंग्लैंड में शोर प्रदूषण उपशमन अधिनियम 1960 है, और वहां ये है इस अधिनियम 1960 में कि धारा 2 ये कहती है कि किसी भी उद्देश्य के लिए शाम 9 बजे से सुबह 8 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। इस समय के अलावा लाउड स्पीकर किसी व्यापार, कारोबार या एंटरटेनमेंट के लिए बजाया जा सकता है, वो भी लिमिटेड आवाज में। ये नहीं कि दूसरों को आप दुखी करेंगे, पब्लिक न्यूसेंस पैदा करेंगे, है नहीं। लेकिन जो पुलिस अधिकारी है या फायर ब्रिगेड है वो बजा सकते हैं, क्योंकि वो प्रशासनिक कार्य है, वही लोगों को सूचित करने का उनका काम है। अमेरिका में भी शोर प्रदूषण उपशमन अधिनियम 1970 पारित है। लेकिन भारत में अलग ही जुगाड़ है साहब। क्या है? वो है कि जैसे पब्लिक न्यूसेंस दे दिया आईपीसी की धारा 268 में। मान लिया अगर कोई आपके घर के बाहर अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाया जा रहा, तो लगा दो पब्लिक न्यूसेंस बिना वजह की, है ना, आईपीसी 268। यहाँ तो रात में 12 बजे के बाद डीजे बारातों में, शादियों में बजाने के बाद प्रतिबंध है। ठीक है जी, 10 बजे से ही होने लगा अब तो बल्कि। भारतीय दंड संहिता की धारा 290 जो है, आईपीसी की धारा 290, अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई लोक बाधा की गई है और वो दंडनीय भी नहीं है, तो उसे केवल 200 रुपये तक का जुर्माना है, जो उससे दंडित किया जाएगा। और जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 133 दंड प्रक्रिया संहिता 133 के अंदर मजिस्ट्रेटों को लोक बाधा को दूर करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है जी। मोटर व्हीकल एक्ट है, ये लिख दूं मैं, ये बढ़िया चीज है। मोटर व्हीकल एक्ट 1939, ठीक, मोटर व्हीकल, व्हीकल कह रहे हैं वैसे इसे, व्हीकल एक्ट 1939 जी, ठीक है। इसमें धाराएं हैं 20, 215, 41, 68 क्लोज 1, 70, 90, 111 ए लिख दूं। 20, 215 और 41, 68 क्लोज ए, ठीक है दोस्तों, 70, 90 और आपका 111 ए, ठीक है जी। तो ये धाराएं दी गई हैं, यानी कि राज्य सरकार को मोटर व्हीकल्स एवं शोर पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। ऐसे वाहनों को अनुचित रूप से हॉर्न और साइलेंसर लगाना जरूरी है। कहने का मतलब, बहुत से लोग, अब हमने भी देखा साहब, अपनी बाइक में ऐसी चीज लगा लें, वो पटाखा सा पटकाती चली जा, है क्या नहीं, और नुकसान तो पहुंचा ही है ये चीजें। तो खैर सभी को मानना चाहिए जो नियम है इनको। इसमें यही है कि जो नॉइज पोल्यूशन है, हालांकि उसके लिए कोई कड़े प्रतिबंध नहीं है, फिर भी कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, उन पर जो हॉर्न एजेंसी के द्वारा लगाया जाता है वो ही वैलिड है। उसके अलावा ज़्यादातर आपने देखे होंगे, मोस्टली लोग ज़्यादा तेज हॉर्न लगा लेते हैं, तो वो जरूरी थोड़ी है। हमें कौन सा दूसरे देश को सुनानी है अपनी आवाज़। अगला छोटा सा पॉइंट है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। देखो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1972, 7(2), धारा 38। ठीक है, यहां लिख दूंगा, धारा 38 के अंदर में इसको परिभाषित किया जाता है क्या, कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का निर्वहन करने के लिए एक बॉडी का गठन करेगी, निकाय का गठन करेगी, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहा जाएगा। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य और एक सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा करी जाएगी। इसका जो कार्यकाल है और जो सेवा है उसकी शर्तें बता दूं। इसकी जो कार्यकाल है वो रहेगा जी 3 साल, 3 साल से अधिक नहीं रहेगा, या जो केंद्र सरकार है उसको अध्यक्ष पद से हटा सकती है या सदस्य पद से हटा सकती है। कब? जब वो दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, किसी की बात ना सुने, न्यायालय उसे पागल घोषित कर दे, या जो उसकी ड्यूटी है अपनी ड्यूटी निभाने से वो मना कर दे, और प्राधिकारी से अनुपस्थिति की मंजूरी लिए बिना, मतलब एब्सेंट की मंजूरी लिए बिना इधर उधर भाग जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इन स्थिति में उसे जो है हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसके पद से। अब इसमें प्राधिकरण के एक वो है ड्यूटी की, अगर किसी व्यक्ति को पद से हटाया जा रहा है तो उसे सुनने का अवसर प्रदान करना इनकी ड्यूटी है, अवसर जरूर प्रदान किया जाएगा कि भाई बताओ तुमने ये छुट्टी क्यों ली, है क्या नहीं। अब बात करेंगे प्राधिकरण के जो कार्य हैं। देखो भी, प्राधिकरण के कार्य को 38 कार्य को 38 गै में, गै कमला 38 गै में बताया गया महोदय। ठीक है, दिएगा प्राधिकरण के कार्यों को 38 गै में बताया। इसमें यह है कि चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जितनी भी जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी देखभाल करना, चिकित्सा देखरेख करना और उनके लिए न्यूनतम मानक तैयार करना, और निर्धारित मानकों के तहत चिड़ियाघर के कार्यों का आकलन और उनका मूल्यांकन करना, और संतानोत्पत्ति के लिए जो जंतुओं का विनिमय और अधिग्रहण या किराए पर प्राप्त करना, वन्य जीवों के अध्ययन संबंधी पुस्तकों को रखना, और चिड़ियाघरों में रखे जाने वाले जितने भी खतरनाक जातियां हैं उनकी पहचान करना और उनके संबंध में निर्धारित जिम्मेदारी रखना, चिड़ियाघरों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, सहायता देना, चिड़ियाघर में शैक्षिक कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रमों को चलाना और उन्हें सहायता देना। तो इतने सारे कार्य हैं महोदय चिड़ियाघर के। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है जी अम्लीय वर्षा। ये तो ऐसी स्मूथ काम चल जाएगा। वैसे जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा जो एसिड है, एसिड जो है बारिश के साथ में आता है ना, वही तो अम्लीय वर्षा है। कहने का मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वातावरण में पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो बारिश के पानी के साथ में पृथ्वी पर नीचे आते हैं। ठीक है, इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये वर्षा क्या होती है, पता कैसे चलेगा कि जी अम्लीय वर्षा है? सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है हमारे मतलब नॉर्थ में जो आपके देश है, नॉर्वे है, अलास्का है, फिनलैंड है, इन देशों में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। वहां मतलब अम्लीय वर्षा के जो क्या होता है, इसके कारण क्या है कि जैसे ज्वालामुखी का फटना, पेड़ पौधों का सड़ना, गलना, जलना, है ना, और जो गंधक है वो नाइट्रोजन के यौगिक बना देते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। और विभिन्न उद्योगों के जो धुएं हैं, वाहनों से निकलने वाले धुएं हैं, ये बहुत सारी चीज है, इसके कारण जो है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। और विभिन्न तेल शोधक कारखाने हैं। ठीक है, और अम्लीय वर्षा के प्रभाव के बारे में अगर बात करूं मैं, तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव इतना है जी, जैसे हमारे ग्राउंड में नीम का पेड़ खड़ा, तो अगर पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाए, हम उसकी पड़ रही है, तो इसका मतलब अम्लीय वर्षा हो रही है, बारिश के साथ में अम्ल आ रहा है, एसिड आ रहा है। आपने देखा होगा जब बरसात की पहली बारिश होती है ना, तो पहली बारिश में अगर आप सर पे ऐसे ही निकल जाओ तो सर में दर्द हो जाता है पहली बारिश में भीगने से।
अब तो पहली क्या, हर बारिश में अगर भीग गए तो सर में दर्द होना तो कन्फर्म है ही है। रीजन क्या है, उसके साथ में एसिड भी तो आ रहा भाई, अम्ल भी तो आ रहा, एसिड रेन भी तो हो रही है। तो ये है, मतलब मिट्टी के जो गुण है वो मिट्टी को तो नुकसान दे रहे हैं, उसकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी उसको कम कर रहे हैं, उपजाऊ क्षमता कम कर रहे हैं, और जीव जंतुओं को नष्ट कर रहे हैं। और इसके जो इसमें भीगने से त्वचा में खांसी लगने लगे कभी कभी, तो ये इसके पहचान भी है अम्लीय वर्षा की और इसके प्रभाव भी हैं। तो ये थे हमारे जो शॉर्ट पॉइंट है, शॉर्ट टॉपिक है। इसमें से क्या है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सके लोगों में भी आ जाए, कोई जरूरी थोड़ी है। चलिए अब बात करेंगे हम। तो अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायालय द्वारा किस प्रकार पर्यावरण के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंदर जीने के अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो देखो मैं बता दूं आपको कि भारतीय जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अब इसमें उस समय पर्यावरण से संबंधित कोई निश्चित प्रावधान था ही नहीं। तो एकमात्र प्रावधान था जो महत्वपूर्ण था, जरूरी था, वो था राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 47। अब इसमें क्या था, ये 42वां संविधान संशोधन होने से पहले की बात बता रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 में। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, है ना, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन से पूर्व की हम बात कर रहे हैं। तो जो डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 47, इसमें क्या था कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन को ऊंचा करने के लिए और लोक स्वास्थ्य सुधार को जो है अपने प्राथमिक कर्तव्य मानेगा, और राज्य विशिष्टता मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजन में भिन्न उपभोग के प्रतिषेध का प्रयास करेगा। दोस्तों मैं बताऊं, इसमें बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं, जिनमें परिवर्तन करा गया था 42वें संविधान संशोधन के बाद में। जबकि जैसे कि हमारे प्रश्न में बताया जी कि आर्टिकल 21 के अंदर में जीने के अधिकार के रूप में शामिल किया गया। देखो उस समय क्या था, आर्टिकल 21 में जो बताया गया था कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान करता है, प्रारंभ में अत्यधिक सहायक नहीं था, क्योंकि इसे अत्यधिक निबंधित और संकुचित अर्थ प्रदान किया गया था। मतलब पूरी बात डिटेल में नहीं बताई गई थी। और जबकि ये अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। मान लिया अगर किसी व्यक्ति को जो है माननीय न्यायालय द्वारा उसे सजा मिल गई, डेथ पेनल्टी मिल गई, सजाए मौत मिल गई, बताओ उसे कौन रोक सकता है। वो चीजें जो मतलब कानून में, विधान में लिखित हैं, उनको छोड़ करके उसे जीने की स्वतंत्रता से अलग नहीं रखा जाएगा, ठीक है जी। लेकिन पहले क्या था, प्रदूषण और पर्यावरण की समस्याएं, जो पर्यावरणविद थे उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी, और 1972 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्टॉकहोम सम्मेलन में राष्ट्र मानव कल्याण या पर्यावरण कल्याण के लिए 2 प्रस्ताव पारित किए थे, जिसे हमारे पर्यावरण विधि का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वो क्या है, पहली बात तो थी कि मनुष्य को पर्यावरण में जीने की स्वतंत्रता, गुणवत्ता और उपयुक्त स्थिति का मूलाधिकार, जो गरिमा और सुव्यवस्थित जीवन की अनुमति देता है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मनुष्य को वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करने और उसमें सुधार करने का गंभीर उत्तरदायित्व है और अपनी ड्यूटी निभाए। तो जी अब हम बताएं आपको
घोषणा में ये प्रस्ताव किया गया था, ये जो घोषणा होते मैग्ना कार्टा जो था, कि प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक योजना अनुसार इसका यूज किया जाए, ताकि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको संरक्षण मिल जाए, और वन्य जीव जो हैं उनको जो आवास है संरक्षित किया जाए, और आर्थिक तंत्र का संरक्षण किया जाना चाहिए, और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष का समर्थन किया जाना चाहिए। समुद्र के प्रदूषण का निवारण किया जाना चाहिए, मतलब जैसे अभी फिलहाल में नमामि गंगे 14 में शायद नहीं, नमामि गंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी थी कि भाई गंगा की सफाई से संबंधित है, तो ऐसे ही उन्होंने ये काम पहले शुरू कर दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे जहां तक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित आंदोलन का संबंध है, स्टॉकहोम घोषणा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी मानव पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में राज्यों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग पर जोर देते हुए 15 दिसंबर 1972 को एक प्रस्ताव पारित किया। 5 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और उसने सदस्य राज्यों से प्रत्येक वर्ष इस दिन को पर्यावरण संरक्षण के रूप में और इसके चिंता के रूप में और इससे संबंधित क्रियाकलाप के रूप में मनाने के लिए रिक्वेस्ट की। ठीक है, कि भाई सभी मनाएं। ये तो थी बात 1976 से पहली है जी, 42वां संविधान संशोधन से पहली बात, कि मतलब इसमें जो निर्णय लिए गए थे, मतलब एक एक बात डिटेल में नहीं करी गई थी। आज जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, अगर कोई व्यक्ति उसको जो है मार देता है तो उसके लिए विधिक प्रावधान है, राष्ट्र की चीज है, राष्ट्र की धरोहर है। ठीक है, टाइगर है, शेर है, कोई शिकार करता है, राष्ट्र की चीज है, तो विधिक और कठोर दंड प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो अब करेंगे जी हम 42वें संविधान संशोधन के बाद की जो बात थी वो क्या थी। इसमें जो है जैसे 42वें संविधान संशोधन से पहले डीपीएसपी का जो आर्टिकल 47 था उसमें बताया गया था। अब क्या किया गया है कि इसके बाद में संशोधन होने के बाद में और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रावधान, और इसमें कुछ अंतर स्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए, जिन्हें आर्टिकल 48A या 48 कै में, यानी आर्टिकल 48 के रूप में नया प्रावधान स्थापित किया। वो क्या था? वो था कि 48 कै यानी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास। इसमें बताया गया, बिल्कुल लिखित और विधिक बात बता रहे हैं, कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह जीवों की रक्षा करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। यह संवैधानिक प्रावधान दोहरे उत्तरदायित्व को आरोपित करता है। एक तरफ ये पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार के लिए राज्यों को निर्देशित करता है, और वहीं दूसरी ओर प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में सहायता करने का जो है कर्तव्य भी आरोपित करता है कि भाई अब आप भी सहायता करें, निवेदन करता है, और ये हमारा कर्तव्य भी है, परम धर्म भी है। ठीक, और आगे बात करेंगे जी, जो पर्यावरण विभाग है अपने संवैधानिक समादेश का मतलब मैंडेट को लागू करने के लिए भारत सरकार ने सन 1930 में पृथक और स्वतंत्र पर्यावरण तथा वन विभाग की स्थापना की। इस विभाग ने वृक्षों और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के जो जीव मंडल में संतुलन बनाए रखते हैं
के विरुद्ध सार्वजनिक चेतना उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण जानकारी आंदोलन संगठित किया। ठीक है, तो ये था जी हमारा आर्टिकल 21 को। इनके बाद में संवैधानिक 42वें संविधान संशोधन के बाद में मतलब वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विधिक परिभाषा भी निकल के आई और प्रत्येक नागरिक के लिए भी उसके जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, वे भी निकल के आए कि भाई आप भी ये कर्तव्य का निर्वहन करें। अब एक छोटा सा केस है, उसकी बात करें। न्यायिक गतिशीलता, जुडिशियल एक्टिविज्म। पर्यावरण प्रदूषण के मामले में गतिशीलता हमारे देश में रतलाम नगर पालिका बनाम विरधीचंद ऑल इंडिया रिपोर्ट 1980 के मामले में आई। यानी सबसे पहला जो मुकदमा था, सबसे पहला जो केस था, वो रतलाम नगर पालिका बनाम विरधीचंद्र ऑल इंडिया रिपोर्ट 1980 का था। इसमें यह था कि रतलाम नगर पालिका की नई सड़क की दक्षिणी ओर कुछ मकान थे और इन मकानों के पीछे कॉलेज की चारदीवारी से संलग्न यानी कि जुड़े हुए नगर पालिका ने नई सड़क का निर्माण कराया। ठीक, अब हुआ क्या, इसमें जो नई सड़क थी वो जो शासकीय कॉलेज था उसकी चारदीवारी को छूती थी, छूकर निकलती थी। अब इस क्षेत्र में बीचों बीच एक नाला बह रहा था जो शहर के और नई सड़क के बीच में था। इधर तो शहर था, इधर नई सड़क थी, यहाँ बीच में नाला था। मतलब मैं तो नीचे बता रहा इशारा करके, लेकिन था ऐसा ही। ठीक है, बीच में नाला था और इस नाले में रासायनिक अपायकर यानी कि ऑबनॉक्सियस दुर्गंध को धारण करने वाले अल्कोहल संयंत्र के अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा बहुधा छोड़े जाते थे, मतलब जिसके कारण मच्छरों का प्रजनन होता था और अर्धनिर्मित नाले से गंदा जल ऊपर बहता था। अब गंदी बस्ती के निवासी जो थे नाले के किनारे का उपयोग जो है दूसरे रूप में करते थे, शौचालय के रूप में करते थे पहले, तो अभी तो चले। अब आवासीय मकानों से जो गंदगी थी उसका कोई निकास नहीं था और ये जो गड्ढे थे जल से पूरी तरह भरे हुए थे। राज्य का मलेरिया विभाग भी इन मच्छरों के उन्मूलन में असावधान था, स्थिति की गंभीरता ही नहीं समझ पा रहा था, गंभीर रूप से नहीं ले रहा था। इस स्थिति में निवासियों का बहुत बुरा हाल हो गया जी। इसके खिलाफ कई सारे आवेदन किए गए पर सुनवाई हुई ही नहीं। नगर पालिका परिषद और नगर सुधार न्यास जिनके ध्यान को आकर्षित किया गया था वो सब बेकार साबित हुए और प्रत्येक स्थान से असफल होने पर लोगों ने नाले का निर्माण करने, गंदगी को हटाने और स्वेच्छाचारिता को समाप्त करने के लिए आदेश देकर उपताप का शमन करने के लिए सीपीसी की धारा 133 के अधीन कार्रवाई करने के लिए उपखंडीय मजिस्ट्रेट एसडीएम यानी रतलाम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। रतलाम जी को भेज दिया कि साहब कोई हमारी बात सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, एसडीएम महोदय आप इसका जो है समाधान करें। अब जो एसडीएम महोदय ने उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए सार्वजनिक उपताप का जो भी कोई कारण रहा हो, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको ये कहा कि इस समस्या को 15 दिन के अंदर सोल्व कर दें। ठीक, अब आपको पता ही है अगर हमारे देश में कोई कानून बनता है तो कानून का जो अपवाद पहले निकल के आ जाए, लेकिन नहीं, लचीला संविधान है। तो अब इसमें सत्र न्यायालय ने इस आदेश की अन्यायोचित घोषित किया कि भाई ये ठीक नहीं है, 15 दिन में कैसे सफाई हो जाएगी, भाई वो इतने दिन से मर रहे हैं तो कर क्यों नहीं सकते, है ना। लेकिन उच्च न्यायालय ने जो मजिस्ट्रेट महोदय का जो आदेश है और इसकी पुष्टि करी और दोनों प्राधिकारियों को नाले के गंदे जल के स्वतंत्र बहाव के लिए स्थायी योजना तैयार करने के लिए
6 महीने के भीतर ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसा आदेश दिया। और जहां गड्ढे हैं उन्हें ढक दो और ताकि जल ना भरे, मच्छर ना पैदा हो। ये कार्य टोटल फाइनल जो है 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए। इस निर्णय के खिलाफ रतलाम नगर पालिका ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। जो रतलाम है वो नगर पालिका का नाम है, एसडीएम का नाम नहीं है, वो मुंह से गलत निकल गया, ठीक है। तो रतलाम नगर पालिका ने उच्चतम न्यायालय में अपील की, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी उपखंडीय मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि की और उन्हें आदेश जारी किया, भाई आप करते क्यों नहीं। और नगर पालिका परिषद और राज्य सरकार जो अल्कोहल संयंत्र द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए गए थे और एसडीएम मजिस्ट्रेट द्वारा सीपीसी 133 के अधीन इस प्रकार किए गए उपताप का उपशमन करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें। कुल मिलाकर जो रतलाम नगर पालिका थी, इसने जो लोअर कोर्ट था उसके अगेंस्ट गए कि काम ना करना पड़ा, क्योंकि मोस्टली काम चोर टाइप के वो जहाँ लोग जो नहीं काम करते, तो फिर हाई कोर्ट में अपील करी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। मिला गया भैया इसे समाधान करो, लोगों को थोड़ी ना मार दोगे तुम अपने चक्कर में। तो ये था जी। तो एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। यानी जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, जीने का अधिकार के रूप में इसे शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन से पूर्व जो पर्यावरण से संबंधित बात थी वो कहाँ थी, हमारी जो डीपीएसपी आर्टिकल 47 में, और 42वें संविधान संशोधन के बाद में वो कहाँ थी, आर्टिकल 48 के अंदर में, ठीक है। इसमें इसकी विधिक परिभाषा और ओपन बताया, यहाँ पर ओपनली नहीं बताया गया था। और ये जो केस है रतलाम नगर पालिका बनाम विरधी चंद्र, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1980, इसमें यह था कि जो नगर पालिका अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी। शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। विरधी चंद्र महोदय ने अपील भी करी, सारे काम करे, लेकिन कहीं मामला तय सेट हुआ ही नहीं, इसकी किसी ने सुनी नहीं। अब विरधी चंद्र भाई साहब ने क्या काम करा कि एसडीएम महोदय के यहाँ भी कहा कि भाई देखो ये करा। अरे एसडीएम महोदय ने रतलाम नगर पालिका को आदेश भी दे दिया कि भैया तुम काम क्यों नहीं करते अपना। इन्होंने कहा तो हमें तो करते ही नहीं, उनके खिलाफ जाके चले गए, अपर कोर्ट में अपील कर दिया। अपर कोर्ट ने भी ये कहा भैया तुम उन्होंने 15 दिन के लिए कहा था, एसडीएम महोदय ने 15 दिन के लिए, कि अपर कोर्ट में गए। अपर कोर्ट ने कहा भाई 6 महीने में कर दो काम। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में तुम पागल तो नहीं हो गए भाई, है। पहले एसडीएम महोदय की कोर्ट में गए, फिर अपर कोर्ट में कहा यहाँ आ गए, अपना काम क्यों नहीं करते, निभाओ इसे, गड्ढे वड्ढे जो है उनको भरो, लोगों को क्यों मार रहे हो। तो ये माजरा था साहब, सही है। अब जैसे जी अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकार की वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना में निकालने व संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति का वर्णन कीजिए। यह भी बताइए कि अधिनियम 1927 की धारा 30 और 32 के उल्लंघन के लिए क्या दंडिक निर्धारण किए गए हैं। देखो जी, गर्मी ज्यादा हो रही, जैसा कि बता दूं कि वृक्ष आदि के आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की शक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करेगी। उसमें बताएगी कि संरक्षित वन में वन के किन्हीं वृक्षों या वृक्षों के वर्ग को अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित वृक्ष घोषित किया जाए कि कब कब वो आरक्षित होंगे, ठीक है जी। अब वो ये घोषित करेगी कि जो आरक्षित वन है वो 30 या 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो वृक्ष है, जैसा कि राज्य सरकार को उचित लगा उसे बंद कर सकती है प्राइवेट व्यक्तियों को कि भाई आप वहां नहीं जाएंगे। और ये घोषणा कर सकती है कि भाई आप सामान्य व्यक्ति अगर वहां जाते हैं उनके लिए नुकसानदायक है, वहां खतरनाक जीव भी मिल सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ये आरक्षित करेंगे, ठीक है। और संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की जो शक्ति है, देखो संरक्षित वन जो है उनमें इमारती लकड़ी है, वनों की उपज है, उनसे आने वाली कमाई है, वृक्ष या इमारती लकड़ी है उनकी कटाई है, चिराई है,
या जो मतलब टोटल जो भी काम है व्यापार के उद्देश्य से वनों में लोग जा रहे हैं, तो उन सब के लिए नियम बनाएंगे कि भाई आप परमिशन लेकर तो आ सकते हैं, विदाउट परमिशन हमारे खेत में, हमारे जंगल में नहीं आ सकते। सही है। और जो धारा 30 के अधीन जो अधिकारी है उनको मतलब राज्य सरकार को पावर है अपने सुविधा के अनुसार वो नियम बना सके ताकि वनों का संरक्षण हो सके। ठीक है। मतलब और धारा 30 के अधीन वन के किसी बंद भाग का संरक्षण और प्रबंध और धारा 29 में निर्देशित अधिकारियों की शक्ति का प्रयोग निर्धारित किया गया है। और धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन आने वाले नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए जो शक्तियां हैं वो क्या हैं, चलो मैं बता दूं। धारा 30 के अधीन जो आरक्षित किसी वृक्ष को गिराएगा, काटेगा, छाटेगा या उसकी पत्तियां उतारेगा, ताड़ उतारेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। या दूसरी बात है, धारा 30 के अधीन किसी बाल प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा, चूने या लकड़ी का कोयला फूकेगा या किसी वन या उपज को इकट्ठा करेगा, उससे कोई निर्माण प्रक्रिया चलाएगा या उसे हटाएगा, और किसी भूमि को जो है खेती के लिए, जो आरक्षित भूमि है उसके खेती के लिए साफ करेगा, तोड़ेगा, है ना। इन सब के लिए 5,000 रुपये, है ना, और 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया गया है। यानी या तो 5,000 रुपये का या जो है 6 महीने जेल में रहेगा। ठीक है जी। अब बता दें अगली बात, जो इसे तो लिख ही दो बोर्ड पे, ठीक है। तो जी अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। तो मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले मैं बात करेंगे जी हम अधिनियम का उद्देश्य। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रारंभ से ही जो मनुष्य है अपने भोजन की पूर्ति के लिए जीव जंतुओं का शिकार करता आ रहा है, आज भी है। कोई चिकन खाता है, कोई मटन खाता है, तो जीव जंतुओं का शिकार तो हो ही रहा। इसके अलावा जीव जंतुओं के शरीर के विभिन्न अंग जैसे खाल है, सींग है, दांत है, इन्हें बेचकर पैसे कमा रहे हैं। जीव जंतुओं से औषधियां प्राप्त करने के लिए उनको मार रहे हैं। जीव जंतुओं पर जो है रिसर्च करने के लिए उनका यूज किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो प्रति वर्ष जीव जंतुओं की संख्या में हो रही कमी को और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। ये था जी इसका उद्देश्य। अब बात करेंगे जी संक्षिप्त नाम की। तो जो संक्षिप्त नाम है वो इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब बात करेंगे जी इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन फिलहाल सभी भारत पर संपूर्ण रूप से है। ठीक। और इसका जो आरंभ हुआ था वो अलग अलग जगह अलग अलग आरंभ हुआ था इसका। जैसे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश गुजरात में 1 फरवरी 1973 को हुआ था, मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को हुआ था, राजस्थान में 1 सितंबर को हुआ था, हरियाणा में 12 मार्च को और दिल्ली में 1 जून 1973 को लागू किया गया था। ठीक है। आरंभ जो है मैंने बता दिया क्योंकि ये अलग अलग हुआ था थोड़ा सा। अब बात करेंगे इस अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाएं। कुछ पद है उनकी जो परिभाषा है, जैसे पशु है, पशु धारा 2(1) में है, पशु वस्तु धारा 2(2) में है, बंधुआ पशु धारा 2(5) में है, और मुख्य वन्य जीव वार्डन जो है धारा 2(7) में है, बंद क्षेत्र जो है धारा 2(8) में है, व्यवहारी जो है धारा 2(11) में है, निदेशक धारा 2(12) में है, सर्कस धारा
2 क्लोज 7A में है, निवास धारा 2 क्लोज 15 में है, शिकार 2 क्लोज 16 में है। तो ऐसे सारी परिभाषाएं, लैंड है 2 क्लोज 17 में है, निर्माता 2 क्लोज 19 में है, मास जो है 2 क्लोज 20 में, राष्ट्रीय पार्क 2 क्लोज 21 में और अभ्यारण्य 2 क्लोज 26 में, और टैक्सीडर्मी जो है 2 क्लोज 30 में है, ट्रॉफी 2 क्लोज 31 में है। ये जो अपरिसाधित ट्रॉफी है यानी कि अनएक्यूर्ड ट्रॉफी है वो धारा 2 क्लोज 32 में है, वन्य पशु 236 में है, वन्य जीव 237 में है, वन्य जीव वार्डन जो है 2 क्लोज 38 में है। अब इसमें यही है, आपको एक बार इसको देख लेना चाहिए। मैं यही बताऊं, चलो मैं यही बता देता हूं। जो पशु है, पशु के अंदर जो उभयचर है, पक्षी, स्तनधारी प्राणी, रेंगने वाले जंतु, ये सारी चीज आते हैं, ठीक है। और जो पशु वस्तु है, पशु वस्तु से मतलब वो है कि हानि पहुंचाने वाले जंतुओं के अलावा किसी अन्य पशु, बंधुआ पशु से निर्मित वस्तु, ठीक है, उनसे वस्तु बनाना। या आगे बात करेंगे हम बंधुआ पशु। बंधुआ पशु से मतलब ये है कि जो अनुसूची 1st, 2nd, 3rd या 4th में वर्णित कोई पशु है जो पकड़ा गया है, ठीक। तो इस तरीके से मुख्य वन्य जीव वार्डन है और बंद क्षेत्र हैं सारे। ये कोई ऐसी चीज नहीं, इसे आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बस ये था ये क्वेश्चन। और इस अधिनियम की विषय वस्तु के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस अधिनियम की विषय वस्तु यही है कि वन्य जीवों का संरक्षण है, ठीक है। तो ये था हमारा ये प्रश्न और उसका उत्तर। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर कुछ एक आध पॉइंट छूट गया है उसको लाइव क्लास में आपके एग्जाम से पहले लेंगे, उसको शॉर्ट में निपटा देंगे सारा, ठीक है। और आपकी जो समस्याएं होंगी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दियो कि यहाँ से ये प्रॉब्लम है, इसको डिफाइन कर दो, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। और या व्हाट्सएप पे भी मुझे बता सकते हैं, केवल व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, डायरेक्ट कॉल मत करना, हो सकता है मैं ना उठा पाऊँ। मैसेज में अगर मुझे लगेगा आपको कॉल करना तो कर दूंगा, और यह समस्या का समाधान उसी से हो जाएगा तो वहीं से करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह है दोस्तों, शेयर किया करो, आपके लिए सेवा करने परीक्षा है। देखो बहुत अच्छा पेपर गया आपका जो इससे पहला, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल पार्ट था और नमस्कार, जय हिंद। अब अगले आपके पेपर के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे नया। जय हिंद।